दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सक्सेसफुल यात्रा के बाद जापान और चीन से वापस देश आ गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो अमेरिका के साथ हम लोगों का व्यापारिक विवाद चल रहा है, उसका रास्ता क्या है? ब्रिक्स की मीटिंग हुई, बहुत अच्छी रही। जहां जहां पे विदेश यात्राएं हुई, बहुत अच्छी रही। एससीओ की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत का व्यापार क्या बढ़ेगा या बढ़ा, सवाल यहां पे है। मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं कि ओवरनाइट ये हो नहीं सकता। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो टैरिफ बढ़ाए हैं, उससे जो ट्रेड का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पे अब हमें चिंतन करना जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब अपने सभी दोस्तों से मिलके आ गए हैं। उम्मीद है कि सबने आश्वासन दिया होगा कि हम आपकी मदद करेंगे या जहां जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से सब आपके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन अपना पैसा खर्च के भारत से आयात बढ़ाएगा। अब सवाल इस बात का है। इसीलिए दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एससीओ के बाद क्या। अब तो घर में आके काम करना ही पड़ेगा। अगर हम सिर्फ अपने घर में ही करते रहे और एक्सपोर्ट हमने नहीं बढ़ाया, तो हमारे को जो फॉरेन करेंसी चाहिए या बार्टर सिस्टम में हमको जो तेल खरीदना है, उसके बदले में हम उस देश को क्या देंगे? क्योंकि हमारा आयात इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमें करेंसी तो चाहिए। क्या सऊदी अरेबिया इंडियन रुपी में आपको पूरा तेल देगा? क्या पॉसिबल है? रशिया दे रहा है, लेकिन हम सारी जरूरतें क्या रशिया से पूरी कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, मिडल ईस्ट से भी खरीद रहे हैं, अन्य जगहों से भी खरीद रहे हैं। उनको क्या इंडियन रुपी चलेगा? मुझे तो नहीं लगता। इसी तरह से अगर हम रुपए नहीं दे सकते, तो बदले में हमें प्रोडक्ट देना होगा, ताकि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को जस्टिफाई कर सके कि आपने $100 बिलियन का हमें तेल दिया, बदले में हमने आपको $100 बिलियन के प्रोडक्ट दे दिए, तो हिसाब किताब बराबर। ये बात तो जमती है। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सवाल आज इस बात का है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको अपना एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाना है, तो आपको नई तकनीकें चाहिए, नया ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट जिस तेजी से बदल रहा है, वो इतना आसान नहीं। इसीलिए दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। करीब 6-7 स्लाइड्स हैं। काम का डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं कि भारत को क्या करना होगा। उम्मीद है आप भी अपने सुझाव देंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस समय भारत दबाव में है अमेरिका के टैरिफ के कारण। हम ये कह नहीं सकते कि दबाव नहीं है, निश्चित रूप से है। हमारा नुकसान हुआ है, चाहे हम उसको बर्दाश्त करें, कैसे भी करें, हम झुके ना झुके वो एक अलग राजनीति है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। अब उसकी भरपाई कैसे होगी? और ट्रंप ने क्या सोच के भारत को दबाया? ट्रंप को यह पता है कि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, तो अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हमने दबाव बढ़ाया, तो भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा, ये ट्रंप जानते हैं। दूसरा, भारत में जो सबसे ज्यादा निवेश कर सकता है कोई देश, वो है अमेरिका। उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को भी बोल दिया कि आप भारत में निवेश ना करें। तो भारत में निवेश कौन करेगा? हमारे पास उतना पैसा है नहीं। विदेशी निवेश अगर नहीं आएगा, तो क्या होगा? निश्चित रूप से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपग्रेड नहीं हो पाएगी और हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा नहीं पाएंगे। मतलब जिसे कहते हैं कि एक आर्थिक समस्या की तरफ हम बढ़ सकते हैं। रही बात जीडीपी की, जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है। दोस्तों, जीडीपी से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है। जीडीपी से आपकी कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इस पे भी हमें नजर रखनी होगी। कितना एफडीआई आया आपका जीडीपी बढ़ने से, इसको भी सोचना होगा। जो कड़े आंकड़े हैं, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, वो आपके यहाँ पे अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो एफडीआई क्यों नहीं आ रहा या एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पे भी सोचना होगा। चलिए हम इस चीजों को जरा डिटेल में चर्चा करते हैं। निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।
दोस्तों, हम अगर बात करें इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब $437 बिलियन का था 23-24 में। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और सर्विसेज थी करीब हमारी 341, जिसको मेनली आप आईटी सर्विसेज बोल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब ज्यादातर आईटी सर्विसेज शिफ्ट हो रही हैं एआई ओरिएंटेड पे। इसको कैसे सस्टेन किया जाएगा, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम यहां फोकस करेंगे $437 बिलियन। इतना बड़ा देश, भारत छोटा देश नहीं है। हम रोज का $2 बिलियन भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इस बात को याद रखिएगा। इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी, और हम कितना माल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? अगर मैं कहूं $1.5 बिलियन, इसका मतलब है 15,000 करोड़। पूरा देश मिलके पूरे दिन में 15,000 करोड़ का ही एक्सपोर्ट कर पाता है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का है $3.4 ट्रिलियन। हम कहां पे हैं और चाइना कहां है? चाइना की आबादी हमसे कम है। 1970 में वो हमसे नीचे थे, आज कहां पहुंच गए? अब आप इसके कई जस्टिफिकेशन देंगे कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे तानाशाही है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, कुछ भी हो, रिजल्ट ये है। अब ये बात हमें माननी पड़ेगी कि उस तानाशाही में भी अगर लोग काम कर रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी में ये सब क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब डेमोक्रेसी में ना इंटेलेक्चुअल कैपिटल डेवलप हो रहा है, ना फाइनेंशियल कैपिटल डेवलप हो रहा है, ना आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना आप एफडीआई ला पा रहे हैं, ना आप क्वालिटी अपग्रेड कर पा रहे हैं, ना आप परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो फिर इस डेमोक्रेसी का क्या लॉजिक है? क्या हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंसी? क्या हम इस तरह से परिभाषित करेंगे डेमोक्रेसी को? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जापान भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, पूरा यूरोप डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है, कनाडा डेमोक्रेसी है, सब देश डेमोक्रेसी। थाईलैंड में डेमोक्रेसी है, वियतनाम में डेमोक्रेसी है, फिलीपींस में डेमोक्रेसी है, सब जगह है। वो कैसे आगे बढ़ रहे, इस पे सोचना। चलिए चाइना को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं वियतनाम की। हमारा है $437 बिलियन का एक्सपोर्ट। हमारे से 1/14 हिस्सा आबादी है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट है $355 बिलियन। अब क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? चलो, चाइना की तो कहानी हमने सुन ली, वियतनाम। चाइना मॉडल छोड़ दीजिए, क्या हम वियतनाम से सीख सकते हैं? छोटा देश है, बहुत छोटा है हमसे, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखो तो हमसे बहुत आगे। हम मैक्सिको देख लें, ऑलमोस्ट $600 बिलियन, हम है करीब 550, 450 के नीचे। मैक्सिको भी हमसे छोटा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहानेबाजी या जस्टिफिकेशन देने से कि हम क्यों नहीं कर पाए, इससे तो सफलता मिलेगी नहीं। करना तो पड़ेगा दोस्तों। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली कर रहे हैं कमोडिटीज। थोड़ा बहुत 2-4-5% के खेल में हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब यही चिंता की बात है, क्यों हम नहीं कर पा रहे? हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स से हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं, वो टोटल एक्सपोर्ट लेस देन 5% है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। हम सिर्फ लेबर की बात करते हैं। अगर आप देखें जो टैरिफ है वो किस पे लगा है? जिन भी प्रोडक्ट पे लगा है, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, कारपेट्स हैं, फिशरीज हैं, ये सब चीजें जहां पे लेबर ओरिएंटेड काम। इसका मतलब हम आज तक इंडस्ट्री को लेबर ओरिएंटेड ही बना के रखे हुए थे, और उसमें कमाई नहीं हो रही थी। हाँ, रोजगार मिल जाता है कुछ लोगों को, लेकिन देश की तरक्की के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलता आपको। ये बात हमें समझनी होगी। और जैसे ही बाजार में फ्लक्चुएशन होता है, यहां सब सेक्टर्स पे क्राइसिस खड़ा हो जाता है। तो कुल मिला के जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $245 बिलियन, क्योंकि हम चाइना से बहुत आयात करते हैं। पिछले 10 साल में हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे डबल हो गई। हमने मेक इन इंडिया बनाया, लेकिन हमारा आयात बढ़ा, एक्सपोर्ट घटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत का बाजार, भारत की कंपनियां पूरा करती हैं चाइना से आयात करके। अभी मैं भारत मंडप पे एक एग्जीबिशन में था कल, वहां जितने एग्जीबिटर्स थे, भारतीय कंपनियां सब चाइनीज माल बेच रही।
चाहे वो फोटोग्राफी की एल्बम्स हो, चाहे उसके कंपोनेंट्स हो, चाहे उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो, कुछ भी हो। अगर आप ध्यान से देखें, भारत में जितनी भी एग्जीबिशंस लगती हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन की बात होती है, उनमें से कितने मेक इन इंडिया, आपको पता लगेगा। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम चाइनीज माल भारत में प्रमोट कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रियलिटी है हमारे पास एफडीआई। भारत में 23-24 में टोटल जो एफडीआई आया वो आया था 71 बिलियन डॉलर। अब आप इससे खुश ना हो जाइए, मात्र जो इसमें 15 बिलियन डॉलर आया वो आया आपका मैन्युफैक्चरिंग में, और ज्यादातर वो भी जो गया, ये 71 जो बिलियन आया, इसको स्टॉक मार्केट भी आप मान सकते हैं, उसको भी हटा दीजिए। अब आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना आया, लेस देन 20 आया मैन्युफैक्चरिंग में, और ज्यादातर आया सर्विसेज एंड डिजिटल मीडिया में, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। अगर स्टॉक मार्केट में नहीं गया तो वहां आया। कुल मिला के एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आ रहा, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, फैक्ट्री लगानी पड़े। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है उसको ये बहुत क्लियरली लगता है कि भारत में अभी इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, हकीकत हमारे सामने है, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। हम कुछ भी बोले कि वी आर द ग्रेटेस्ट, हम सब कुछ हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स हमारे पास नहीं आ रहे, ये सच्चाई है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं, 360 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ से। क्या भारत आ रहा है, नहीं आ रहा। कहां जा रहा है, चाइना जा रहा है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है 163 बिलियन डॉलर। कहां कर रहा है, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में। क्या वो भारत में कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिंगापुर 141 बिलियन डॉलर। क्या भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सर्विसेज में हो रहा है, टेलीकॉम में हो रहा होगा, बाकी बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, नहीं हो रहा है। वियतनाम 36 बिलियन डॉलर में इन्वेस्ट हो रहा है, मोस्टली इन मैन्युफैक्चरिंग, मच हायर परसेंटेज देन इंडिया। अकेले वियतनाम में 36 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 36 बिलियन डॉलर, हमारे यहां 6 बिलियन डॉलर। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि वियतनाम इज प्रिफर्ड। जब हम चाइना प्लस की बात करते हैं ना दोस्तों, वो प्लस जो है वो इंडिया नहीं है, वो वियतनाम है। इस बात को हमें याद रखना होगा। इंडिया's प्रॉब्लम, इन्वेस्टर्स फेस पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप। पता नहीं कल कब कल क्या होगा। सरकार के जितने डिसीजन है, अगर वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से हैं, कभी आपने इंपोर्ट चालू किया, कभी बंद किया, कभी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, कभी घटाई, इन्वेस्टर क्यों आएगा। हम तो अपनी पॉलिटिक्स से ही मुक्ति नहीं पा रहे। हर चीज, हर डिसीजन से अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो यही होगा। रेगुलेटरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कौन सा कानून कब कैसे होगा। करप्शन ड्यू टू आउटडेटेड लॉज, बगैर रिश्वत के काम होता नहीं। चाहे हम कितना भी बोल लें कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है, हमने पुराने कानून हटा दिए, आज ग्राउंड लेवल पे जाके आप करप्शन देख लीजिए, बगैर रिश्वत के सही काम भी नहीं होता। गलत काम तो छोड़ दीजिए, बगैर रिश्वत के आपके डिपार्टमेंट सही काम भी नहीं करते। और अगर आप रिश्वत नहीं देंगे, फाइलें पड़ी रहती हैं, अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस लगते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर हाई टैरिफ्स, अगर हम ये बोल रहे हैं कि भारत का टैरिफ हाई है, बात सही है। ट्रम्प साहब इसलिए परेशान है कि वो बेच नहीं पा रहे, लेकिन जब भारत में मैन्युफैक्चरर आता है जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, अगर उसको रॉ मटेरियल विदेश से लाना है और टैरिफ हाई है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा। सो टैरिफ की मार दोनों तरफ पड़ती है। जैसे अमेरिका में हाई टैरिफ किए उन्होंने, उसके कारण वहां का कंज्यूमर और लोकल इंडस्ट्री भी परेशान है और एक्सपोर्टर भी परेशान है। तो जब हाई टैरिफ से अमेरिका परेशान हो रहा है, तो क्या भारत में परेशानी नहीं होगी। हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाई टैरिफ इज गुड फॉर इंडिया। एग्रीकल्चर में एक सेक्टर ठीक है, वहां पॉलिटिकल रीजंस है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एंड स्लो जुडिशियल रेजोल्यूशन, कई सालों तक केस चलता है। आर्बिट्रेशन हमारे यहाँ उतना क्रेडिबल नहीं है, मानिए इस बात को, क्योंकि जिस तरह के हमारे यहाँ आर्बिट्रेटर्स हैं, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत लिमिटेड है। आप पैनल उठा के देख लीजिए, वहां पे कितने एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। दुनिया में हर जगह आर्बिट्रेशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। अब भारत के जितने बड़े आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, उनके पैनल में जो आर्बिट्रेटर हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, कितने लोग टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं।
इस पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अब फोकस क्या करना है? फोकस बहुत सिंपल है, हमें एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हमें वियतनाम से सीखना होगा, उन्होंने कैसे किया। मैं चाइना की बात नहीं करता, नहीं तो आपके जस्टिफिकेशन अलग होंगे। मैं कह रहा हूं वियतनाम से सीख लीजिए, उन्होंने कैसे डेवलप किया। फोकस सेक्टर्स, हाई वैल्यू जो सेक्टर्स हैं वहां आने चाहिए, मतलब जिसमें मटेरियल कॉस्ट कम हो, नॉलेज कंपोनेंट ज्यादा हो, ताकि हम मार्जिन कमा सकें। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 80% तो मटेरियल कॉस्ट ही, फिर 10-15% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आ जाती है, मुश्किल से 2-3% बचता है एक्सपोर्टर को। तो जब एक्सपोर्टर नहीं कमा रहा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात को भी हमें समझना होगा। टारगेट रखिए करीब करीब $1 ट्रिलियन। अगर टारगेट नहीं रखा, सिर्फ बोल दिया मेक इन इंडिया में हम 2 करोड़ जॉब देंगे, इसकी जगह आपने ये बताया होता कि मेक इन इंडिया में हम हर साल इतना इतना एक्सपोर्ट करेंगे, तो शायद रिजल्ट मिल जाता। लेकिन हमारे टारगेट्स भी वेग हैं, इसीलिए टारगेट्स एनुअल होने चाहिए, 10 साल 20 साल 30 साल वाले ना दें। जैसे अभी कहा गया कि हम 20 साल बाद वहां पहुंच जाएंगे, आप लंबा टारगेट दीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि 2025 और 26 में हम कहां पहुंचे, उसकी कोई बात नहीं करता है। हर आदमी अगले 10 साल अगले 20 साल की बात करता है, क्योंकि जो कमिट कर रहा है ना वो उस समय होगा, और ना ही इन्वेस्टर ये उम्मीद करेगा कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं और 20 साल का इंतजार करूं। ऐसा तो होगा नहीं, इस बात को भी हमें क्रिटिकली सोचना होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि हर मंत्रालय को और हर स्टेट को टारगेट देना चाहिए कि आप मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जनता के सामने रखिए कि इस महीने कितने इन्वेस्टर्स आए, कहां फैक्ट्री लगी, कहां फाउंडेशन हुआ, कहां इनॉग्रेशन हुआ, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा। बस ये 3 आंकड़े, जीडीपी वगैरह का आंकड़ा छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बताइए कि कौन से एड्रेस पे फैक्ट्री लग गई और कौन से एड्रेस पे नया फाउंडेशन हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा। जहां तक बात है एफडीआई की, हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई की बात करें। स्टॉक मार्केट की एफडीआई को हमें नहीं गिनना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं और जो सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कितना एफडीआई आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ क्लियरेंसेस की। मुझे लगता है कि जब हम सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं तो सिंगल विंडो के साथ उसमें टाइम फ्रेम भी होना चाहिए कि 30 दिन में अगर डिपार्टमेंट्स ने क्लियरेंस नहीं दिया तो सारे क्लियरेंसेस अप्रूव माने जाएंगे। उसके बाद वो डिपार्टमेंट कितना भी शोर मचाए, उसकी सुनी नहीं जाएगी। अगर वो टाइम पे काम नहीं कर सकते तो इन्वेस्टर क्यों दुखी हो। हमें इस बात को, सेंसिटिविटी को समझना होगा। 30 दिन तक अगर डिपार्टमेंट फाइलें खोल के उसको क्लियर नहीं कर सकते तो ऐसे डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब वो है कि काम के अलावा वो कुछ और कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इसके अलावा डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स होने चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। हम आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं, उसकी कमियां मैंने आपको बताई कि लोगों को इसलिए भरोसा नहीं होता कि आर्बिट्रेटर्स पे भरोसा नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे भरोसा नहीं। बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं भी करता हूं आर्बिट्रेशन, बहुत सारी जगह पे सामने से यही जवाब आता है कि सर मेरे पॉइंट को आर्बिट्रेटर ने नहीं समझा, उसने उसको इग्नोर कर दिया। ये फ्लॉड अवार्ड है, और फिर वो मैटर कोर्ट में और बाकी जगह चलता रहता है और झगड़े बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से हमें टारगेट रखना चाहिए कि हमें $150 बिलियन हर साल 2030 तक हिंदुस्तान में चाहिए। अब जो भी उसके लिए कानून बदलने, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है, हमें उस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दोस्तों हिंदुस्तान को आ रही है, वो आ रही है स्किल डेवलपमेंट। हम कितना भी बोले कि हमारे यहाँ स्किल मंत्रालय है, आज हिंदुस्तान की कंडीशन ये है कि जिस जिस सेक्टर में और कंपनियों ने प्रोग्रेस करी है, उन्होंने इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किए। वो यूनिवर्सिटीज के बच्चों को लाके उनके भरोसे से तैयार नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज मैन पावर नहीं दे पा रही तो भारत सरकार को एक टैक्स इंसेंटिव प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जितने भी लोगों को आप एंगेज करके ट्रेन करोगे, और एक स्किल मंत्रालय के द्वारा एक अलग से सर्टिफिकेशन होगी, अगर कंपनी अप्रूव कर देती है और उसको एंगेज कर लेती है, एम्प्लॉयमेंट देती है मिनिमम 3 साल के लिए, तो उसके बाद आप उसको उस सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन की डिग्री दे दो कि इसने बेसिक कोर्स इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया और ये कोर्स इतना अच्छा था कि इस कंपनी ने इस व्यक्ति को कम से कम 3 साल अपने यहां रखा काम पे,
अब उसका कोर्स वर्क भी कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इस कंपनी ने उस व्यक्ति को यूज किया है। अब आप उसको उस सब्जेक्ट के ऊपर डिग्री दे दो, तब तो देखो काम बनेगा। अगर हम यही सोचते रहे कि डिग्री कोई और कराएगा, ट्रेनिंग कोई और कराएगा, हमें रेडीमेड मैन पावर मिल जाएगा, वो होने वाला नहीं। आज हालत ये है, अगर आप किसी से भी बात करें तो आदमी नहीं है। कल मैं बात कर रहा था सीमेंट इंडस्ट्री, कहते सीमेंट के सेल्समैन नहीं मिल रहे, हम क्या करें। अब सीमेंट को कैसे बेचा जाए, कहीं इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है? नहीं होता। अब वो बेचना तो है। इसी तरह से मिठाई बनाने के लिए आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, क्या मिलती है आपको? नहीं मिलती। कहने का मतलब यह है कि अरबों डॉलर का बिजनेस है मिठाई में और सीमेंट में, मैन पावर प्रोडक्शन कहीं नहीं। कहां पे सीमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है या कहां पे सीमेंट मार्केटिंग पढ़ाई जाती है? कहीं नहीं। तो क्या बड़ी सीमेंट कंपनियां अपना इंस्टीट्यूट बना सकती हैं? क्या उसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है? इसी तरह से मिठाइयों के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट हो तो हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ स्वीट्स भी बढ़ेंगी और उसका एक्सपोर्ट्स भी होगा। चाइना ने किया है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें और हर डिपार्टमेंट को कहा जाए और स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाए कि आप एनुअल रिपोर्ट निकालिए कि आपके यहाँ कितने लोगों को आपने सपोर्ट किया, और हर कंपनी को बोलिए कि एनुअल रिपोर्ट में हो कि आपने कितने लोगों को ट्रेन किया, एंगेज किया, सपोर्ट किया, और आपके यहाँ स्किल डेवलपमेंट की कितनी डिग्रियां इश्यू हुई। तब मुझे लगता है कि कंपनियों को बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है क्वालिटी को लेकर। हमारे यहाँ क्वालिटी का बैंड बजा हुआ, हमारे यहाँ से कंसाइनमेंट बाहर जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। क्यों रिजेक्ट हुआ, किसने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, किसने फर्जी ऑडिट करी, सब कुछ 10-15 हजार रुपए में आप मैनेज कर सकते हो। तो क्या आप एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका? कभी नहीं होगा, क्योंकि आप यहां तो मैनेज कर लोगे, उन देशों में कैसे मैनेज करोगे वहां के इंस्पेक्टर्स? वो तो कानून के हिसाब से जाएंगे और रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति के अंदर क्या भारत सरकार को एक नेशनल क्वालिटी ग्रिड नहीं बनाना चाहिए? जितनी भी लेबोरेटरीज हैं एनएबीएल सर्टिफाइड लैब्स, और जितनी डिपार्टमेंट्स ने लेबोरेटरीज को रिकॉग्नाइज किया या एस्टेब्लिश किया है, उन सब का डेटा डेली बेसिस पे हर सैंपल का अपग्रेड क्यों नहीं हो सकता? तो उसको अपलोड करिए, ताकि बाद में जब कोई कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो तो ट्रेस बैक हो जाए कि किस लेवल की क्वालिटी थी और क्या हुआ। जब तक हम क्वालिटी पे सीरियस नहीं होंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया कूड़ा कचरा नहीं खरीदेगी। ये हमारी मजबूरी है कि हम कुछ भी मिलावट करके हिंदुस्तान की जनता को खिला देते हैं, लेकिन दुनिया कूड़ा कचरा क्यों खाए, ये बात भी हमें समझनी होगी। रही बात इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन का मतलब है करप्शन। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि आप हर कंपनी को बोलिए कि आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और वो लगातार ऑनलाइन रहने चाहिए। जैसे आज आप पोल्यूशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या आप फैक्ट्रीज की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी इंस्पेक्टर फैक्ट्री जाता है वो सिर्फ रिश्वत लेके वापस आता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई इंस्पेक्टर आया हो और कुछ लेके ना गया हो। वो आते ही इसीलिए। सवाल इस बात का है कि जब तक आप इंस्पेक्टर राज के भरोसे पे रहोगे, आपका एमएसएमई सेक्टर बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना वो कमाता है इंस्पेक्टर वसूल कर लेते हैं। वहां सिर्फ बार्गेनिंग चलता है कि यार 10,000 नहीं 5,000 ले लो, 5 नहीं 2 ले लो। वहां सिर्फ बार्गेनिंग होती है मीटिंग्स में, और कुछ नहीं होता। आप जिस कागज पे कहोगे वो साइन कर देंगे, लेकिन पैसा लगेगा। सीधी सी बात ये है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसको जब तक हम नहीं रोकेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं सकती। बड़े आपके यहाँ इन्वेस्ट कर नहीं रहे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मोदी जी को ये सोचना होगा। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि सब होने के बाद भी आफ्टर ऑल देश को कैसा पता लगेगा कि, तो मेरा ये कहना है स्टेट वाइज मंथली रिपोर्ट्स आप जारी करवाइए। हर स्टेट को हर महीने की 31 तारीख को या 1 तारीख को ये जनता के सामने रखना चाहिए कि इस महीने कितना एफडीआई आया, कहां पे फैक्ट्री का फाउंडेशन लगा, कितने अप्रूवल्स दिए गए, कितने इनॉग्रेशन हुए, कितना एक्सपोर्ट हुआ। बस ज्यादा आंकड़े हमको नहीं चाहिए। कम से कम लोगों को भरोसा तो लगेगा कि सरकारें कुछ कर रही हैं। आज तो समझ ही नहीं आता है कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं।
क्योंकि आप राज्य सरकार से बात करो तो वो केंद्र सरकार पे डालते हैं और केंद्र सरकार कहते हैं ये काम राज्य सरकार का है, और कुल मिला के दोनों के झगड़े में पिछड़ कौन रहा है? देश। तो कम से कम बीजेपी स्टेट तो मंथली रिपोर्ट देना शुरू करे, पता लगेगा कि कौन सा बीजेपी स्टेट अच्छा काम कर रहा है और कौन सा खराब कर रहा है। क्या ये ट्रांसपेरेंसी बुरी है? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या एससीओ की मीटिंग के बाद, ब्रिक्स की मीटिंग के बाद बिना काम किए हमारा एक्सपोर्ट और एफडीआई सुधर जाएगा? सवाल ये है। इसीलिए मेरा सिर्फ यही निवेदन था इस पूरे प्रेजेंटेशन में दोस्तों आपके साथ चर्चा करने का, कि आपकी जो कमजोरियां हैं जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, आज अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, कल को चाइना दबाव बढ़ाएगा, बाकी देश दबाव बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस रफ्तार से? वियतनाम से हमसे बाद शुरू किया, हमसे बहुत आगे निकल गया। तो कहने का मतलब है कि हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रफ्तार बराबर है? क्या ये ठीक है या इसमें सुधार की जरूरत है, और कैसे किया जाए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सुझाव दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।